हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 7th क्लास है और ये लेक्चर मेरा अरेंजमेंट का है बेसिकली। तो अरेंजमेंट के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। सेम बुक रहेगी जो हमने चैप्टर नंबर 7 अभी पढ़ा है, उसी का नेक्स्ट चैप्टर है 8। तो उसमें हमने परिवहन, ट्रांसपोर्ट, विषय को कहने मानव बस्तियां नॉर्मली चैप्टर था। और आई होप कि आपने समझा होगा, क्योंकि ये रिवीजन का दौर है तो सारी चीजें आपकी क्लियर है। बस ये है कि एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके परीक्षा के लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। चैप्टर आपके सामने है और चैप्टर आप देखिए, मानव पर्यावरण और अंतोक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र। इन क्षेत्रों को हम लोग आपको थोड़ा समझेंगे और इनको जानने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि रेणुका बहुत उत्साहित थी कि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर हैं। कैसे हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं तथा बहुत लंबी यात्रा करते हैं। बहुत छोटी उम्र में रेणु ने ही वन्य जीव में रुचि एवं वनों में उनके चाचा के प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उनका परिचय कराया था। तो यानी कि बेसिकली उसका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था? जो वाइल्ड लाइफ है उनके प्रति उसका इंटरेस्ट जगा हुआ था। दूरस्थ स्थलों में भी वहां रहने वाले लोग की तस्वीर वो क्या करती थी, हमेशा उसको आकर्षित करती थी। देखिए कैसे दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिए। इस इमेज के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। ये एक आपकी कोई आपका वाइल्ड लाइफ की इमेज नहीं है। और थोड़ा सा इसको गौर करके देखिए कि विदेश में विभिन्न लोगों के आपके निवेशी अलग अलग लोग कैसे रहते हैं वहां। चलिए, रेणुका ने इन तस्वीरों में तुम्हें विश्व के विभिन्न भागों के लोग देख सकते हो। क्यों दिखाया था? क्योंकि रेणुका ने ये इमेज देखी है, जो अलग अलग देशों के लोग हैं वो इसमें आपका दिखाए गए थे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, तो कुछ बर्फीले प्रदेशों से, तो कुछ नम्र गर्म वहां वर्षा वालों से। तो अलग अलग जो आपके क्लाइमेट्स हैं, वहां के जो लोग हैं वो इसमें रहते हुए हैं और हमको दिखाई दे रहे हैं। मुझसे कितना अलग देखे हैं, रेणुका कहने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़े, मकान जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान हैं। कैसे हैं? उनकी जीवन की जो भी चीजें हैं, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, वो सब हमारे समान है। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते होंगे। कभी झगड़ा तो कभी फिर समझौता कर लेते होंगे। गाते होंगे, नाचते हैं, फिर घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब हैं और जीवन के एक शुरुआत में वे आपका प्रकृति की देखभाल करना भी सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वन की सामग्री को एकत्रित करना आपका सीख जाते हैं, जिन्हें आपने चैप्टर 8, 9 और 10 में प्राकृतिक प्रदेश में जीवन जो वन्य जीव हैं उनके बारे में आपने बेसिकली ये सारी चीजों को आपने इस चैप्टर के माध्यम से पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उनमें आपने देख लिया होगा। अब इसी में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन नदी अभी हमने, आप देखोगे अमेजन नदी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि कहां पर है, कैसे बहती है। आप देखिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कहां बहती है अमेजन नदी, तो आप कहेंगे सर जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें ये बहती है। क्लियर है? और नील नदी कहां बहती है? अफ्रीका में। नाइल रिवर, मिस्र का वरदान कहते हैं उसको। इतना तो क्लियर ही है आप सभी को। देखिए, कह रहे हैं कि अमेजन बेसिन विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखें। प्रचित्र दिया है 8.2। अब ये है कहां? ये देखिए, अरे वाह, अभी तो मैंने बोला ही था और देखिए पूरा चित्र निकल कर आ गया। ये देखिए अमेजन नदी। अब आपको दिखाई दे रहा है अमेजन बेसिन। गौर करके इस बेसिन को देखिएगा। बेसिन का मतलब होता है बेसिकली जहां नदी बह रही होती है, जो उसका क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं बेसिन। क्लियर है? देखिए, देख लिया।
अमेजन बेसिन। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित है। कैसा है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग में भूमध्य रेखा प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। कह रहे जो अमेजन नदी वो कहां से बहती है? इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो भूमध्य रेखा का जो 10 डिग्री उत्तर है, 10 डिग्री दक्षिण है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलने वाली और आपका पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है? कहां से निकलती है? पश्चिमी पर्वतों से निकलती है। ये देखिए कहां से निकल रही है? इधर क्षेत्र से। और कैसे कहां गिर रही है? अंध सी में, अंध महासागर में, इस क्षेत्र से निकल रही है। और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है। कौन बताएगा उसका नाम क्या है? बताइए। क्या एंडीज है? क्या वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है क्या बच्चों? सोच के बताइए। और कह रहे हैं कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे उसका मुहाना कहते हैं। यानी कि जब फाइनली नदी किसी समुद्र में, किसी सागर में, किसी महासागर में, किसी खाड़ी में गिरनी होती है तो उसको बोलते हैं मुहाना। जैसे मान लीजिए ये आपकी होगी खाड़ी और कोई नदी आई और यहां आकर वो इस तरह से गिर रही है, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं आपका मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना कहा जाता है। ठीक है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। होता क्या है? बेसिन कैसे बनता है? अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं उसकी, और उन्हीं सहायक नदियों से मिलकर क्या होता है? अमेजन बेसिन का आपका निर्माण होता है। क्या बनता है? अमेजन बेसिन आपका बनता है। यह नदी बेसिन ब्राजील भाग में, पेरू के कुछ भाग आपका बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे छोटे भाग में अप्रवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन की स्थिति उन देशों का नाम बता सकते हैं जिसमें भूमध्य रेखा से ये गुजरे हैं? अब कह रहे कौन कौन से देश से ये आपको गुजर रही है भूमध्य रेखा? तो 0 डिग्री है। आइए, अब 0 डिग्री कहां से गुजर रही है? थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। ये 0 डिग्री गुजर गई तो इक्वाडोर, कोलंबिया, और ये पेरू वाला रीजन है, और ब्राजील। और यही तो होना चाहिए, क्यों बच्चों? यही होना चाहिए कि कोई और? चलो सर्च करिए, पढ़ा तो होगा आपने। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहां कहां से गुजर रही है। 0 इक्वाडोर से गुजर रही है, और पेरू से गुजर रही है, कोलंबिया से गुजर रही है। चलिए दोबारा बनाकर दिखा देता हूं कहां कहां से गुजर रही है। तो 1, 2, पेरू 3 और ब्राजील 4। तो 4 देशों से गुजर रही है। कौन कौन से? नंबर 1 पर है कोलंबिया विश्वविद्यालय वाली जगह नहीं है, ये कोलंबिया शहर है, कोलंबिया। दूसरा इक्वाडोर। तीसरा है आपका पेरू जिसकी राजधानी लीमा है। और चौथा है ब्राजील। ये इन जगहों से होकर जो है आपकी 0 डिग्री गुजर रही है। चलिए देख लिया, लिख लिया, आगे बढ़े।
अब देखिए, कह रहे हैं कि सहायक नदी क्या होती है। यह छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के स्थान पर, जिस स्थान पर पानी बहकर ले जाती है, उसका बेसिन अथवा उसका जल जंग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कैसा है? विश्व का आपका सबसे बड़ा नदी बेसिन। ठीक, यानी कि बेसिन का मतलब होता है चौड़ा, बहाव में सबसे चौड़ी कौन अपने साथ पानी को संग्रहण लेके चलती। एक होती है लंबी, ये है आपका बेसिन, चौड़ाई में बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी नदी है? अभी आपने देख लिया, इसका नाम क्या है आपका, ध्यान दीजिए, अमेजन नदी। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, कोई लिखना चाहे तो। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास में फैला है। कहाँ फैला है? अमेजन जो बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास, और 0 से 10 जो है नॉर्थ और 0 से 10 साउथ। भाई ये तो दिशा बताई है मैंने आपको अमेजन बेसिन की, इसी में फैला है ना। और कह रहे हैं कि यह पूरे यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी रहता है? पूरे वर्ष अगर आप देखोगे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और इस यहाँ के जो आपका जलवायु है उसमें आपका नमी रहेगी, यानी कि आर्द्रता की मात्रा रहेगी। यहाँ मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वहां बिना किसी पूर्व चेतावनी के रात का तापमान उच्च तथा आर्द्रता होती है। ठीक, और रात के समय में तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता आपका वैसी ही आपका बनी रहती है, यानी कि बेसिकली जो है आर्द्रता आपका सेम बनी रहेगी। ठीक है, ये आपको देखना है। देख लिया? अगला क्या है? वन प्रदेश। इन प्रदेशों में वर्षा अत्यधिक के कारण यहाँ ग्रीष्म में सघन वन उग जाते हैं। कह रहे हैं कि जब इन क्षेत्रों में अगर आप इनको अच्छे से गौर करके देखोगे, ये प्रदेश कैसे होते हैं? सघन होते हैं, और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होगा? यहाँ पर वर्षा बंद हो गई। और कल मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ही हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और उसी में एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अमेजन नदी का जो बेसिन है वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो वही पूछा गया है। यही कारण है कि भूमि के सघन वन उग जाते हैं और इतने सघन होते हैं कि वे पत्तियां तथा शाखा छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता और आपको वहां प्रकाश रहित आपको दिखाना पड़ता है। यह केवल वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यह आर्कियाड और आपका बोलोमियाड जैसे आपके पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि वर्षा में प्राणी जात प्रचुर मात्रा में है। यहाँ बहुत ज्यादा आपका जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत रिच है ये, और इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। कह रहे टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ भोजन एक बड़ी चोंच वाला आपका पक्षी है, यहाँ पाया जाता है। और समानता पक्षी भी विभिन्न हैं, यह पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, लिथी, चींटी खाने वाले टीपर भी यहाँ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। सांप, सर्पिला आकार विभिन्न प्रजातियां जो हैं यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, बोआ जैसी कुछ आपका प्रजाति भी, इनमें अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। और कह रहे हैं कि मांस खाने वाले पिन्यार, मत्स्य, मछलियां विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार
जीवों का जैव विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। कैसा है? असाधारण रूप से आपका समृद्ध है। ये आपको दिखाई देगा ये बेसिकली कैसी विविधता है। अब देखिए, तो कल मैंने आपको मोनाल पक्षी दिखाया था, अब ये मोनाल से टुकन किस प्रकार भिन्न है आप देखिए। मोनाल से अलग दिखाई देगा कि नहीं? देख लिया आपने? चलिए अब थोड़ा सा इस पक्षी को भी अब नजर दौड़ाइए। यो आपको टेक्टियर कैसा दिखाई दे रहा है? क्या ये लोमड़ी जैसा है या भेड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है? देखिएगा इसको, तो देखिएगा तो आप बताइए क्या कुछ विभिन्नता है? जो कल के हम कुछ आपका जो जीव जगत के कुछ जंतुओं को देख रहे थे, क्या वो जीव जगत के जंतु इन जंतुओं से कैसे भिन्न है, क्या आप बता सकते हैं? अब देखिए, ये इस तरह के अमेजन वनों में आपको वन दिखाई देंगे, लताओं वाले, और ये पेड़ों पर इस तरह से जमी हुई एल्गी आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? जमी हुई जो एल्गी है वो आपको दिखाई देगी। अब ये ऊपर से छताकार कीपाकार जैसे हो जाते हैं, छत जैसे बन जाता है, और बेसिकली जो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक नहीं पहुंच पाता। और यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर अपना घर बनाकर रहते हैं। और अगर ये पेड़ों पर घर बनाकर ना रहे तो यहाँ पे नीचे से बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसान को काट ले तो शायद उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। ऐसी यहाँ सीसी मक्खी मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी इस मक्खी के विषय में बहुत अच्छे से आपको बताया है और समझाया कि ये मक्खी बेसिकली क्या करती है। तो कह रहे हैं कि कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव वितरित प्रसारण करते हैं, और क्या आपने ऐसी कोई जानकारी अपने सहपाठियों से इकट्ठा की है तो करिए। और देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल हैं, डिस्कवरी आपका ज्योग्राफी के ऊपर बनाते हैं वो लोग, तो उसको जरूर थोड़ा सा आपका देखिए, इंटरेस्ट क्रिएट होता है और देश और दुनिया के बारे में बहुत सारे अनोखे ऐसे पहलू हैं जो हमको पता चलते हैं। कह रहे वर्षा वन के निवासी कि इन जो हमारे वर्षा वन है, अमेजन बेसिन के जो वन है, भूमध्य रेखा के जो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है, वहाँ कुछ लोग रहते होंगे। कैसे कैसे हैं? कह रहे यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्रों में वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए आपके फसल उगाते हैं। यहाँ पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में से मछलियां पकड़ते हैं। क्या करते हैं? शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियाक, अनानास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कि जिस प्रकार से वो साग सब्जी उगाती हैं, उन्हीं साग सब्जी से वो अपना भरण पोषण कर लेती हैं। कीर्तन एवं दहन, इसी कृषि को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कीर्तन एवं दहन का प्रयोग कर कर आपका आहार मोनोयाक यानी कि जिसे कावासा कहा जाता है, यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, और चींटियों की रानी अंडे कोष भी खाते हैं। कह रहे कि ये चींटियों के जो अंडे होते हैं ना, उनका जो अंडा कोष का छत्ता होता है, ये उनको भी खाते हैं लोग। क्लियर है? कॉफी, मक्का, कोकोआ जैसी नगद फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कॉफी उगती है, मक्का होती है, और कोकोआ जिससे आपकी चॉकलेट बनती है, वो सारी चीजें भी यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक। और कह रहे हैं कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कि जिस प्रकार से मधुमक्खी का घर होता है ना, छत्ते वाला, उसी प्रकार से आपका ये लोग भी छत्ते के घर में बनाकर रहते हैं। जबकि कुछ लोग इनको मोलाका कहते हैं। बड़े अपार्टमेंट जैसे घर रहते हैं, ये तीव्र छत वाले, ढलान वाले होते हैं। इनमें भी कैसी है? छत जो है आपकी देखने के लिए मिल जाएगी।
चलिए, कह रहे कि अमेजन बेसिन वाले लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था कि अगर आपको वनों के अंदर जाना है तो नदी का मार्ग ही ऐसा था जिसके रास्ते आप जा सकते थे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना और वर्षा वन तक सभी लोगों की पहुंच को संभव बनाया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर क्षेत्रों में बसना पड़ रहा है जहां लोग पुराने तरीके से खेती करते थे। क्या करते लोग, कहां शिफ्ट हो रहे हैं कि जहां पर लोग अपने ट्रेडिशनल तरीके से वो लोग खेती करते थे उसी पर उनको बसना पड़ रहा है। कह रहे हैं विकास की गति धीरे धीरे कारण आपका जैविक विविधता वर्षा वन से धीरे धीरे नष्ट हो रही है। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र से जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी हो रही है, धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वीवश अमेजन वन का लगभग एक बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव हैं। चित्र 8.6 में वर्षा के मिट्टी के ऊपर की परत बह जाने एवं सग होने पर स्थिति दिखाई गई है। कह रहे हैं कि पहले जो वहां के वन थे वो इस प्रकार के थे। अमेजन नदी के जो वन थे उनको काटा गया, छाटा गया, उनको प्रभावित किया गया। देख लिया, ये आपकी मान लीजिए पहले नंबर की इमेज है। ये ऐसे थे शुरुआत में, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए ये फिर दूसरे नंबर पर ऐसे हो गए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में मिला। ये 2 नंबर का जो पैटर्न है ये आपको दिखाई दिया, इस तरह से बन गए। याद रहेगा इतना सभी बच्चों को। तीसरा देखिए, अब ये वन कैसे हो गए, अब देखिए ये इस कंडीशन में पहुंचे। तो कैसे इन वनों से धीरे धीरे सारी चीजें आपको देख रहे हैं कि लुप्त होता जा रहा है और कैसे ये आपका इनका जो नाश है, जैव विविधता जो हास है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जैव विविधता का जो नाश है वो कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए, गौर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया अमेजन वन। अब ये एक बार गंगा का और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा नदी सिस्टम है इसको देखिए भाई। इस तरह से निकलती है गंगा, इस तरह से बहती हुई, इधर से कौन सी आती है, तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों बांग्लादेश में मिलती है जमुना पद्मा के नाम से, और बे ऑफ बंगाल में अपना डिपोजिशन बनाती हैं। लेकिन कितनी सारी सहायक नदियां और सहायक की सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी यमुना है, ये आपकी सोन है, बेतवा है, कितनी नदी इनमें आकर मिलती है। ये नदी तंत्र है। तंत्र मतलब होता है नदियों के सारे सिस्टम को ही तंत्र कहा जाता है। तंत्र का मतलब क्या है, सिस्टम। नदियों का सिस्टम कैसे बह रही है, कैसे चल रही है, ये पूरे सिस्टम को स्कैन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से देख लिया। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, इस प्रकार से जो है आपको दिखाई देगा। चलिए, तो इसके विषय में जितनी भी शेष जानकारी है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अमेजन वन की स्थिति कैसे का है, कुछ है, और पिछले चैप्टर को हमने देख लिया। बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।